स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। क्या केंद्र सरकार इसमें एक बहुत बड़ा जादू करने की कोशिश कर रहा है? क्या केंद्र सरकार के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को क्या कुछ अलग से बेनिफिट देने की कोशिश किया जा रहा है? आज इस विषय को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से भारतीय जो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का घोषणा हो चुका है और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत के 23 लाख कर्मचारियों को एकदम बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा कि आप एनपीएस में रहिए या यूपीएस में रहिए। लेकिन मांग क्या है आपका? मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत कवर किया हुआ नियम है, उस नियम को हूबहू लागू करने की जो डिमांड चल रहे हैं। अब चर्चा इस विषय का है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एनपीएस में से अगर आपको किसी एक को चुनना होगा तो किस आधार पर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं या किस आधार पर आप एनपीएस को छोड़ सकते हैं। अभी अगर बात करें तो एकदम बिल्कुल कुछ मामलों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वह एकदम कोरा कागज दिख रहा है। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें समझना होगा एक लेटर जो पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय का है 14 अक्टूबर 2024 का। इस लेटर को इसलिए ज़्यादा समझना जरूरी है क्योंकि जो एनपीएस होल्डर 1 जनवरी 2004 से जिन लोगों ने केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर ज्वाइन किया है और इन लोगों को एनपीएस में कवर किया गया था, वहाँ से लेकर 2021 तक एनपीएस में क्या प्रावधान रहा था, क्या यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ये प्रावधान को शामिल किया जा सकता है, इस विषय को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें इस जो ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ था, इस ऑफिस मेमोरेंडम को समझने के लिए इस विषय को समझना जरूरी है। देखिए हुआ क्या कि 1 जनवरी 2004 से जो एनपीएस में कवर हुए, अगर उस कंडीशन में अगर उस एनपीएस होल्डर का अगर सर्विस पीरियड में अगर डेथ हो जाता है या अगर उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में उस एनपीएस होल्डर के साथ कैसा सरकार व्यवहार कर रही है। यानी आने वाला समय में क्या ये जो आप देख सकते हैं कि जिस पे हम चर्चा करेंगे कि एनपीएस इक्वल ओपीएस, एनपीएस जो है वह ओपीएस बना हुआ है कुछ मामलों में, तो क्यों ना जो केंद्रीय कर्मचारी जिनकी लगभग संख्या 23 लाख है, तो इन लोगों पर क्यों ना केंद्र सरकार विचार करके सारे जो मामले हैं वह एनपीएस इक्वल ओपीएस कर रही है। तो जब यहाँ पे एनपीएस इक्वल ओपीएस डेथ और डिसेबिलिटी की स्थिति में हो सकता है तो वहाँ भी 23 लाख एम्प्लॉय है। सरकार को एक बार ये फ्री कर देना चाहिए था कि आप ओपीएस में रहिए, एनपीएस में रहिए, यूपीएस में रहिए, आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ को चुनने के लिए। जहाँ पे अगर जिसको अच्छा लगता वो ऑप्ट कर सकता था एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस में। तो इस लेटर का विषय समझिएगा कि उस कंडीशन के लिए जारी किया गया था 14 अक्टूबर 2024 को, जब कोई केंद्रीय सिविल कर्मचारी एनपीएस में रहते हुए उनका निधन हो गया या वह अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है दिव्यांगता के कारण या निःशक्तता के कारण। यहाँ पे लेटर जो जारी हुआ था, इस लेटर में इस चीज़ को यहाँ पे समझना है कि 2015 में इस लेटर को लेकर एनपीएस जो 1 जनवरी 2004 से प्रावधानित किया गया, उसमें 2009 में कुछ बातों को ऐड किया गया, फिर 2015 में ऐड किया गया। तो 2015 वाला बात एनपीएस में जो ऐड किया गया है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 में जो ऐड किया गया बात, ये बात कहा गया कि अगर कोई एनपीएस एम्प्लॉय है, नेशनल पेंशन सिस्टम से कवर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जितने उसके पैसे 10% उसके वेतन से कटौती होते थे 2015 में और 10% सरकार उसमें देती थी। यानी 20% की राशि जो था ये टोटल राशि ब्याज सहित कहाँ जमा हो जाता था? सरकार के खाते में। अब ये बात थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर पे जब उठने लगे तब 2021 में एक प्रावधान किया गया। 2021 में प्रावधान क्या किया गया जरा देखिएगा यहाँ पे। 2021 में ये प्रावधान किया गया कि जो पैसे सरकार जो ले रही है तो इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव की ज़रूरत है तो 2021 में एक लेटर जारी होता है। 2021 के इस लेटर के आधार पर ये बातें मेंशन किया जाता है कि अगर कोई एनपीएस अकाउंट होल्डर अगर एम्प्लॉय है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है अगर सर्विस पीरियड में, या अगर वह अशक्त या निःशक्त हो जाता है, कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता है और वह सेवा मुक्त हो जाता है, तो उस स्थिति में 2021 में जो एनपीएस में उसके वेतन से 10% की राशि कटती थी और उस समय 14% सरकार देने लगा था, 4% 2021 में बढ़ चुका था। तो ये 10 और 14 यानी 24% का जो फंड होता था इस और जो इस पे ब्याज मिलता था, ये 24%
के साथ और ब्याज के साथ जो पैसा होता था, तो एक जो कॉर्पस बना, तो इस कॉर्पस में 2021 में क्या नियम बनाया गया कि जो 10% इम्प्लाई का राशि है वह विदाउट इंटरेस्ट, मतलब वो 10% जो आपने 2004 से लेकर 2021 तक जो भी आपका कटा 10%, वह केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपके अकाउंट पे लौट जाएगा और बचा हुआ जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट बचा हुआ है वह सरकार के खाते में चला जाएगा। ये किस कंडीशन में लागू हो रहा था? ये उस कंडीशन में लागू हो रहा था कि जब किसी एनपीएस अकाउंट होल्डर एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड में डेथ हो जाए या वह निःशक्त या अशक्त हो जाए, कार्य करने की उसके पास अब कैपेसिटी नहीं रही है। इस कंडीशन में ये बातें मेंशन किया गया था और ये 31/3/2021 से लागू हुआ। तो 31/3/2021 से जब लागू हुआ तो ये बात को मेंशन किया गया एनपीएस में कि किसी भी कंडीशन में अगर 1 जनवरी 2004 के बाद अगर एम्प्लॉय है तो उन सब पे लागू कर दिया जाए, यानी ये जो बेनिफिट जो दिया गया कि उनका पैसा 10% वापस कर दिया जाए। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इसके दो बातें यहाँ से निकल कर आएगा, एक एनपीएस अकाउंट होल्डर में कैसे एनपीएस बराबर ओपीएस हुआ, और दूसरा अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन सब बातों को बिल्कुल हिडन कर दिया गया है। ये सब बातें संबंधित कहीं पे भी कोई मार्ग निर्देशन नहीं जारी हुआ है कि अगर कोई यूपीएस को ऑप्ट करता है और उसका सर्विस पीरियड में अगर किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी होती है तो उस कंडीशन में क्या उसके जो राशि हैं उसके संदर्भ में क्या बातें चल रहे हैं, क्या उसके जो एश्योर्ड पेंशन है या जो उसका फैमिली पेंशन है तो उसको कैसे कवर किया जाएगा। केवल ये बात मेंशन कर दिया जा रहा है कि 60% उसका फैमिली पेंशन में दिया जाएगा। एश्योर्ड पेंशन में भी बात किया जा रहा है कि हम आपको मिनिमम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन कम से कम 50% पाने के लिए 25 साल की सर्विस चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड चल रहा है कि 20 साल का सर्विस करिए कम से कम 50% एश्योर्ड पेंशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बात है जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जादू के तौर पे वो छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये लागू किया गया, जब एनपीएस में कुछ बातों को जब सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जब उसके बेनिफिट पहुँचाए जाने लगे, तब यहाँ पे जो पैसा यानी जो कर्मचारी का 14% जो कटा हुआ पैसा ब्याज सहित होता था, तब इसको जमा कहाँ किया जा सकता था? तो जीपीएफ अकाउंट में। तब जब जीपीएफ अकाउंट बन गया तो यानी इस कंडीशन में अगर एनपीएस अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी कैजुअलिटी होती है, तब उस कंडीशन में जो उसके पेंशन यानी जो अगर वह निःशक्त या अशक्त है तो खुद पेंशन का हकदार है, तब उसे सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत कवर कर दिया गया। अगर उसका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके स्पाउस जो होते हैं यानी पति पत्नी में से किसी एक को जो है वह बिल्कुल ओपीएस के जैसा पेंशन प्रावधानित किया गया है, जो आप इस लेटर में देख सकते हैं। तो इस लेटर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम उस संदर्भ में देख रहे हैं कि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो रिटायरमेंट की राशि लमसम पे चर्चा किया जा रहा है, यहाँ पे लमसम पे आपका 6ठा महीना का 10वां भाग दिया जा रहा है, तो एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा कर्मचारियों के साथ जो है यह बहुत बड़ा एक आने वाला समय में हानि का सौदा हो सकता है लमसम अमाउंट पर। तो एक बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत है इस लमसम अमाउंट पे सरकार को। दूसरा, जब यहाँ पे एनपीएस इक्वल ओपीएस कुछ कंडीशन में बन सकते हैं, तो 23 लाख जो अभी हमने बात किया कि 23 लाख जो सेंट्रल एम्प्लॉय है, तो क्यों ना एक बार चांस दे दिया जाए कि एनपीएस ओपीएस या यूपीएस में से कोई एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है लमसम पेमेंट के अलावा जो बात कहा जा रहा है एश्योर्ड फैमिली पे आउट टू स्पाउस के बारे में बात किया जा रहा है। एनपीएस में इसको जीपीएफ से जोड़ दिया गया और उसका फायदा उसके फैमिली को मिलने लगा, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस सीसीएस पेंशन रूल 1972 का कहीं पे कोई प्रावधान इस संदर्भ में नहीं किया गया है। तो ये जो मुख्य विषय मुद्दा जो उठाए हैं हम, ये कुछ कमेंट में भी आए थे कि इस तरीके के बात अगर होते हैं तो क्या इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, स्टेट एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद किस व्यवस्था के अंदर में रहें और क्या केंद्र सरकार आने वाला समय में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या मन बना रही है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।